नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा का दूसरा भाग। लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। किताबें बड़ी होती हैं, मान लीजिए 200-300 पेज की कोई किताब है तो उसके सारांश को 10 पेज, 12 पेज, 15 पेज में समेटना होता है। तो छोटे छोटे भागों में हम ला रहे हैं ताकि आसानी से देखा जा सके। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। तो आज यहाँ है बच्चन के काव्य प्रतिभा के बारे में बात करेंगे। अच्छा, प्रतिभा कैसी थी? अच्छा कवि के रूप में बच्चन का ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जिसके बिना हिंदी कविता का भी इतिहास अधूरा है। बच्चन और उनका काव्य हिंदी काव्य इतिहास का एक स्वतंत्र और गौरवशाली अध्याय है। बच्चन ने जीवन यथार्थ को ईमानदारी से गाया और बहुसंख्य पाठकों के बीच लोकप्रिय हो गए। बच्चन ने अपने बाबा से पाई भावुकता और कल्पना प्रवणता के फलस्वरूप सन 1920 में कायस्थ पाठशाला की 7वीं कक्षा के विद्यार्थी बच्चन अपने किसी अध्यापक के अभिनंदन पर एक कविता लिख डाली। क्या किए? लिख डाले कविता। पाठशाला के अध्यापक श्री विश्राम तिवारी की प्रेरणा के अनुसार वे निबंध के अंत में विषय से संबद्ध दोहा न होने पर स्वयं रचकर लिखा करते थे। उन्हीं दोहों से उनके काव्य का उद्गम हुआ था। 14-15 की उम्र में उन्हें छंद ज्ञान और माला का ज्ञान नहीं था। कविता लिखने की तीव्र इच्छा में कभी आधा पेज गणित की कॉपी से फाड़ा तो कभी एक पेज इमला की कॉपी से फाड़ा। इमला गणित से, कभी अंग्रेजी से, कभी वर्णमाला से हिंदी वाले से, कभी कागज़ छोटा फाड़ा तो कभी बड़ा फाड़ा। उस समय बच्चन की कविताओं का आकार प्रकार कागज़ के आकार प्रकार पर निर्भर करता था। 9वीं-10वीं कक्षा तक आते आते बच्चन ने एक कॉपी भर डाली थी। एक बार एक साथी ने उन्हें चोरी से ऐसा करते हुए देख लिया तो उन्हें गुस्से में आकर पूरी कॉपी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अच्छा, ऐसा हुआ था। प्रारंभ में बच्चन अपनी कविताओं को पूर्णतः निजी बना कर रखते थे, किंतु बाद में वह कुछ खास दोस्तों को सुनाने लगे। बच्चन के यह तो सबका स्वभाव ही है कि पहले खास दोस्तों को सुनाते हैं, पहले नहीं सुनाना चाहते, फिर कहते हैं अरे सुना ही दे, तो फिर धीरे धीरे खास दोस्तों को सुनाने लगते हैं। फिर उनका हेजिटेशन दूर हो जाता है तो फिर ला देते हैं। बच्चन के दोस्त श्री आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव और ठाकुर विक्रमादित्य सिंह भी बच्चन को कविता लिखने के लिए प्रेरित करते थे। सन 1933 की बात है। एक कवि सम्मेलन में देहाती कवि की भूमिका निभाने के लिए कविता और एक लोकगीत उन्होंने स्वयं रचा था। आगे चलकर बच्चन में कवि होने का विश्वास श्यामा ने दृढ़ किया था। उनकी पत्नी, उसका समर्थक श्री कृष्ण ने भी किया। बच्चन स्वांतः सुखाए अपना सुख दुख कागज पर कहने लगे थे। बच्चन स्वीकारते हैं कि मेरी कविता मेरे जीवन की स्थितियों, उसकी आवश्यकताओं, उसकी आकांक्षाओं से सीधी उठी हुई चीज़ है, परंतु इतना अवश्य है कि भाषा के संबंध में मुझे अपने परिवार और परिवेश से जो संस्कार मिले उसमें अनुदारता और संकीर्णता के लिए कोई जगह नहीं है। बच्चन ने शांत, विमुक्त, आभास रहित रहकर मधुशाला की कल्पना की और खयाम की मधुशाला के अनुवाद कार्य में उन्हें लोकप्रिय बनाया। बच्चन के पिता श्री प्रताप नारायण सदैव ही रामचरितमानस और गीता का पाठ सस्वर करते थे। इन श्रवण संस्कारों ने अवधी भाषा और मानस की शैली में गीता को जनगीता का रूप देते समय उन्हें अवश्य सहायता मिली। अपने छात्र जीवन में बच्चन को पूरा साहित्यिक वातावरण मिला, इसीलिए तो उन्हें उन दिनों पंत, सुमित्रानंदन पंत, विक्रमादित्य सिंह निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। BA के दिनों में साहित्य की प्रेरणा प्रकाश से मिली। इस प्रकार बच्चन हिंदी के अधीन कवियों की पंक्ति में सबसे आगे है जिन्होंने विश्वविद्यालय से ऊंची डिग्री प्राप्त की है। माहौल मिला था शुरू से ही, राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया। इसमें क्या इनकी चीज़ें हैं? भारतीय दृष्टिकोण में राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति सर्व धातुम्य इष्टन उड़ादि प्रत्यय के संयोग से राष्ट्रीय शब्द अथवा के राजू सोमेन धातु से निर्मित है, अर्थात जिस देश के लोग विशिष्ट भाषा द्वारा विचार विनिमय करते हैं वह स्थान राष्ट्र है। यजुर्वेद में राष्ट्र को देही तथा राष्ट्र में दत्त कहा गया है तथा ऐतरेय ब्राह्मण में प्रजा को ही राष्ट्र कहा गया है। यह व्याकरण और प्राचीन आपके वेद के अनुसार है। वेद के अनुसार यह चीज़ें याद रखिए कि ऐतरेय ब्राह्मण में प्रजा को ही राष्ट्र कहा गया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि राष्ट्र अनेकता में एकता का प्रतीक है। उसी प्रकार अत्यंत अभिवर्धताम पश्यामि राष्ट्रेण वर्धताम द्वारा व्यक्ति राज्य के समृद्धि और एकता की कामना की गई है। ऋग्वेद में संयुक्त कुटुंब की महती भावना में राष्ट्रीय एकता के दर्शन होते हैं। संगच्छध्वम संबद्धम संबो मानसी जानताम देवा भोग यथा पूर्वे
सज्जना सज्जना ना उपासते, अर्थात हम साथ साथ चले और एक भाषा का प्रयोग करें और मन में सभी के एक ही भाव जागृत हो। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत भारत की अखंडता, भौगोलिक एकता, धार्मिक एकसूत्रता और सांस्कृतिक गरिमा के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ से ही राष्ट्रीय भावना देखी जा सकती है। विदेशी आक्रमण के कारण साहित्य में यह भावना और अधिक प्रबल होती है। बच्चन ने जिस समय साहित्य जगत में पदार्पण किया, उस समय भारतीय राजनीति हलचल के दौर से गुजर रही थी। सन 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ और बापू की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। बच्चन उस समय बीए यानी प्रीवियस की परीक्षा में पास हो गए थे। राज्य के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और गांव-गांव जाकर राष्ट्रीय एकता पर व्याख्यान देने लगे। जुलूसों में गाने के लिए राष्ट्रीय गीत भी लिखे। सर जाए पर हिंद आज़ादी पाए। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। खद्दर प्रचारक टीम बनाकर खादी का प्रचार प्रसार करने लगे। उन दिनों बच्चन के मन में आर्य समाज के अछूतों द्वारा और गांधी जी के हरिजन आंदोलन के संस्कार भी दृढ़ हो चुके थे। उस समय बच्चन ने मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, द्वारिका प्रसाद का असहयोगी फाग और पंत की कविताएं एवं निराला के मुक्त छंदों के साथ साथ यंग इंडिया नवजीवन पत्रिकाओं का प्रभाव उन पर पड़ा। पंत पे मतलब गांधी जी का जो पत्रिका वगैरह है उसका भी प्रभाव पड़ा। स्वयं बच्चन के अनुसार बचपन में पड़े संस्कारों का असर किसी न किसी रूप में जीवन पर पड़ा रहता है और प्रकट भी होता है। सही बात है। बच्चन 6 वर्षों तक यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में रहे और पिछले महायुद्ध के समय हर गर्मी की छुट्टी में रेगुलर ब्रिटिश यूनिटों से संबंध, ब्रिटिश का ही शासन था, ब्रिटिश यूनिटों से संबंध रखकर आधुनिक हथियारों के चलाने की भी शिक्षा ग्रहण बच्चन स्वयं करते हैं। मैं कलम और बंदूक चलाता हूँ दोनों, इसलिए ट्रेनिंग लिए थे तो दोनों चला रहे थे। बंधुत्व की भावना उनके अंदर है। क्या? हाँ, बंधुत्व की भावना की बात करें, देश की एकता के लिए देशवासियों में आपस में बंधुत्व की भावना का होना भी जरूरी है। इसके लिए व्यक्तियों में आपस में जातीयता, ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत की भावना का नष्ट होना अनिवार्य है। बच्चन ने विभेद की भावना व अस्पृश्यता को देश की प्रगति में घातक माना है। गांधी जी स्वयं छुआछूत के कट्टर विरोधी थे और मनुष्य में किसी तरह का भेदभाव रखना अनुचित ही नहीं हानिकारक भी मानते थे। बच्चन को भेदभाव, छुआछूत की प्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह मानते थे कि सब वर्णों के प्रति निष्पक्ष और सबके प्रति निरपेक्ष एकमात्र व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रखने के लिए उसे किसी वर्ण में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। शक्ति और युद्ध का समर्थक थे। जहां गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वहीं बच्चन की रचनाओं में हिंसा और शक्ति का स्वर ध्वनित होता है। वे संतोष को प्रगति के मार्ग का रोड़ा मानते हैं और भुजबल की हिमायत करते हुए वे निर्बल के बलराम न रहकर निर्बल के बल हैं, दो घूसे ही कहते हैं। बच्चन यद्यपि शक्ति प्रयोग में आस्था व्यक्त करते हैं तथापि उसमें विवेक और मर्यादा सर्वत्र झलकती है। बच्चन आत्मरक्षा और स्वजनों की रक्षा के लिए लड़ना कभी अनुचित नहीं मानते। सही बात है, वैसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जब बात आ जाए आत्मरक्षा और स्वजनों की रक्षा के, अपने परिचितों, अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों की रक्षा के, तो लड़ना चाहिए। चल उठा तलवार और स्वीकार कर उसकी चुनौती, न्याय, किस्मत और मन की शक्ति का। जो फैसला हो वह खुले मैदान में होने दो। बच्चन कहते हैं कि वर्षों के तप, त्याग और असंख्य बलिदानों से प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा में प्रतिपल जागरूक रहते हुए करनी चाहिए। हमें केवल शत्रुओं से ही नहीं सावधान रहना चाहिए, कथित मित्रों से भी चौकन्ना रहना चाहिए। इस प्रकार से बच्चन स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए शक्ति परक्तता को आवश्यक मानते हैं। वह कहते हैं कि जब भी मुझे अपने देश की ग्रामीणों की भीड़ देखने का अवसर मिला, मैंने अपने मन में कहा है कि हमारा राष्ट्रीय हथियार तो लाठी ही है। आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी श्रद्धा रहेगी। प्रत्येक देश अपनी संस्कृति पर ही जीवित रहता है। संस्कृति और जनता को उन्मुख करने के लिए लेखक प्राचीन इतिहास और संस्कृति को पुनः पुनः याद करवाते हैं। बच्चन कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन पद्धति की रक्षा के लिए सजग बनकर जीना होगा। इससे खोकर भारत नहीं रहेगा। भारतीयता खोकर भारत के जीने से तो अच्छा है कि वह भारतीयता की रक्षा में अपने प्राणों की बलि चढ़ा दे। बच्चन को भारतीय संस्कृति के प्रति असीम श्रद्धा है। बच्चन ने विदेश में रहते हुए अनुभव किया कि किस तरह 200 वर्षों तक भारत पर राज्य करके भी अंग्रेज भारतीय संस्कृति से अपरिचित हैं। आज जहां हमारे खिलाड़ियों की पहुँच है, किंतु वहाँ भारत का गर्व से सिर ऊँचा करने वाले महापुरुष की पहुँच नहीं है। सोच सकते हैं आप। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान, हिंदी भाषा के प्रति सम्मान मतलब जो राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए और जिन्होंने शहीद हो गए, उनका नाम वहाँ तक नहीं है, लेकिन
खिलाड़ी हमारे देश विदेश में जाके खेलते हैं, इंग्लैंड में जाके खेलते हैं, तो वही बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, लेकिन वही बात कह रहे हैं बच्चन जी कि उनका भी तो होना चाहिए सम्मान, जिसके बुनियाद पे हम लोग खड़े हैं। हिंदी भाषा के प्रति उनका सम्मान है, क्यों नहीं होगा। देश की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए एक भाषा का होना अनिवार्य है। कि जो समस्त जाति का उभार हो, कि जो समस्त जाति की पुकार हो, कि जो समस्त जाति की कंठहार हो, स्वदेश को जबान एक चाहिए। प्रारंभ में बच्चन हिंदी को राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी बनाने के लिए उसे भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं की गंध ध्वनि बनाना चाहते थे, परंतु बाद में उनके विचारों में परिवर्तन आने लगता है। वे कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में ही भूल थी, उसे केवल संपर्क भाषा ही मानना था, संख्यागत व्यापकता की दृष्टि से ही नहीं, आंतरिक शक्ति और समृद्धि की दृष्टि से भी। कथन है इनका वह महत्वपूर्ण, याद रखिएगा यह वाला कथन। पूछ सकता है कि यह कथन किसका है, इसी में से मतलब 2 लाइन 3 लाइन दे देगा तो, या पूरा ही दे दे तो इसमें से दे देगा तो यह बच्चन सिंह का है। तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। प्रारंभ में बच्चन हिंदी को राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी बनाने के लिए उसे भारत के अन्य प्रादेशिक भाषाओं की गंध ध्वनि बनाना चाहते थे, परंतु बाद में उनके विचारों में परिवर्तन आने लगता है। वे कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में ही भूल थी, उसे तो केवल संपर्क भाषा ही मानना था, संख्यागत व्यापकता की दृष्टि से ही नहीं, आंतरिक शक्ति और समृद्धि की दृष्टि से भी। तो हिंदी की राष्ट्रीयता को उन्होंने उत्तरोत्तर व्यापक और उदार होने का प्रयत्न अवश्य किया, पर हिंदुत्व से वह अपने को सर्वथा मुक्त नहीं कर सकी। कौन? उन्होंने, बच्चन। हिंदी की संकीर्ण हिंदू राष्ट्रीयता बहुत दिनों तक नहीं चली। 1920 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय मंच पर सर्वप्रमुख नेता के रूप में आए और उनकी प्रेरणा से जो सर्वश्रेष्ठ खंड काव्य हिंदी में लिखा गया वह रामनरेश त्रिपाठी का पथिक था। ठीक है। भारत में अंग्रेजी की उपयोगिता को महसूस कर बच्चन ने कहा, हमारी भाषा वृक्ष पर वह आकाश बेली बनकर उसका प्राण रस नहीं चूस सकेगी। हाँ, खाद बनकर और उसके जड़ों को कुछ पोषक तत्व देती रह सकती है। प्रेम को सर्वोच्च स्थान इन्होंने दिया था। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। प्रेम शब्द का प्रयोग हमारे प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में नहीं पाया जाता, तथापि प्रिय का प्रयोग तीनों लिंगों और सभी विभक्तियों में दिखलाई पड़ता है। पुराण, इतिहास काल, श्रीमद् भागवत पुराण व नारद भक्ति सूत्र आदि ग्रंथों में प्रेम शब्द का प्रयोग स्पष्ट नहीं है। प्रेम भाववाचक संत्र शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग और हिंदी में दोनों लिंगों में प्रयुक्त किया जाता है। वाचस्पति कोश में इसकी व्युत्पत्ति प्रिय शब्द से की गई है, जैसे प्रियस्व भावः इमिन प्रत्यय प्रावेश। प्रेमी प्रेमिका का प्रेम सबसे अधिक गंभीर, व्यापक व शक्तिशाली माना जाता है। अच्छा, तो आप प्यार करना शुरू नहीं कर दीजिए। कोई आपको जिसको करना है कीजिए, जिसको नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन जिसको हो जाता है उसका बहुत अच्छा है। मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ रहा है, हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें दैहिक मानसिक और आत्मिक संबंधों का पूर्ण विकास संभव है। प्रेम केवल दाम्पत्य रति या फिर मादन भाव के प्रेम तक ही अपनी गतिविधि सीमित नहीं रखता, वरन हृदय के समस्त भाव क्षेत्र उसमें और उनसे संबंधित या फिर प्रेरित सभी जीवन पथों पर कार्य व्यापारों को भी प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। बच्चन प्रणय रस की प्राप्ति की तुलना में स्वर्ग को भी ठुकराने से नहीं हिचकते हैं। विश्व की संपूर्ण सत्ता बच्चन की दृष्टि से प्रेम भावना से ही सार्थक है, वरना यह संसार मरुस्थल जैसा प्रतीत होता है ना। प्रेम के द्वारा ही तो सब पुलकित हैं। प्रेम दो हृदयों को, दो आत्माओं का मिलन है, मिलन से ही जीवन पूर्ण होता है। गुल और बुलबुल की दास्तान किस वक्त प्रेमी प्रेमिका के आख्यान में बदल जाए, किस वक्त प्रेमी प्रेमिका की कहानी आत्मा परमात्मा के बीच प्रणय निवेदन का रूप ले ले, वहाँ मदिरा की जो धारा बहती है देखते देखते कतरे में सिमट जाती है, कतरा दरिया हो जाता है, दरिया समुंदर हो जाता है, समुंदर फिर कतरे में समा जाता है और प्रेम मानवीय संबंधों से अधिक प्रकट होता है। इसका मतलब समझे आप कि जो जहाँ से चलता है फिर वहीं पे पहुँच जाता है। जैसे हम लोग आत्मा परमात्मा से निकले हैं और मृत्यु के बाद भी परमात्मा में जाके मिल जाएंगे। परमात्मा से हमारा जन्म हुआ और परमात्मा में ही हम जाके विलीन हो जाएंगे। जैसे कि जो आकाश में जो बूंदें आती हैं वह
नदी तालाब समुंदर में जो पानी है वही उड़ उड़ के जाता है, फिर वहीं बरसता है, फिर वहीं उड़ उड़ के जाता है, फिर वहीं बरसता है। तो वहीं जहाँ से जन्म होता है बादल का, वहीं पे जाके समाप्त भी हो जाता है। प्रेम मिलन में उल्लास और उद्दामता में दाम्पत्य प्रेम। प्रेम यदि निर्झर है तो दाम्पत्य जीवन एक तड़ाग है। प्रथम में जहाँ उन्मुक्तता है वहीं द्वितीय में संयम और सीमा है। सहजता व अत्यंत स्वाभाविकता से उमड़ते घुमड़ते हुए भाव को पूर्ण मार्मिकता तथा प्रभु विष्णुता के साथ अभिव्यक्त करने में बच्चन सिद्धहस्त दिखाई पड़ते हैं। बच्चन ने अपनी आत्मकथा में श्यामा जी से संबंध, विच्छोह और तेजी से संबंधित संयोग पक्ष का वर्णन किया है। जैसे जैसे श्यामा का शरीर सौ कर देने वाली रेखा के निकट पहुंच रहा था, वैसे वैसे वह तरुणाई मुझसे विदा होती जा रही थी। इस प्रकार से मतलब उनका शरीर खुद रुग्ण होता जा रहा था बच्चन जी का। मतलब कि अर्धांगिनी थी, तो उनकी मृत्यु के बाद या फिर उनकी बीमारी के अंतिम दिनों में वह खुद ही आधे हो गए थे सूख के। इस प्रकार से बच्चन ने अपने प्रथम मिलन की सुधि का अत्यंत मोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। बच्चन ने अपनी प्रेम भावना को आत्मिक मुक्ति के रस में डूबकर पूर्ण उल्लास के साथ मधुरता और उज्ज्वलता प्रदान की है। प्रेम और सौंदर्य की भावना। सौंदर्य को प्रेम उत्तेजना देने वाले अनिवार्य अंग है। वह आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। बच्चन के चटकीले व भड़कीले सौंदर्य का अंकन बड़ी कलात्मकता से किया है उन्होंने, किंतु सौम्य व सादे रूप सौंदर्य की ओर विशेष आकर्षण दिखलाई पड़ता है। बच्चन ने अपनी आत्मकथा में सौंदर्य अंकन के अंतर्गत प्रत्यंगों की शोभा को दर्शाया है। आंखों, पलकों, मेहंदी रंजित हथेलियों आदि का सुंदर वर्णन किया है। बच्चन को हल्के नीले रंग की साड़ी में चंपा वृक्ष परी सी लगती है। हल्के नीले रंग की साड़ी में प्रकाशों को देख बच्चन को चंपा का भ्रम हो जाता है। हरे ब्लाउज पर सफ़ेद साड़ी पहनी, आइरिस के सुनहरे कटे बाल की झटकन से उभरने वाला सौंदर्य बच्चन की आंखों से छिप नहीं सका है। तुम्हारे नील झील से नैन, उन्होंने लिखा है, तुम्हारे नील झील से नैन, निर्झर से लहरे केस। इतना ही नहीं, फलसाई रंग की सलवार कमीज और पतली से रंग की चुन्नी से स्वकीय नायिका का सौंदर्य भी बच्चन ने बड़ी कलात्मकता से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार बच्चन ने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत सौंदर्य का अंकन सर्वाधिक उत्साह व मनोयोग के साथ किया है। बच्चन साहित्य में विरह वेदना का समावेश। बच्चन के साहित्य में विरह वेदना का समावेश, इसको देखते हैं। जीवन में उदारता, दया, ममता, सहानुभूति आदि का उज्ज्वल गुणों का विकास प्रायः विरह अवस्था में ही होता है। महाकवि कालिदास तो विरह में ही सच्चा प्रेम मानते हैं। एतस्मान् मा कुशीलनमभिज्ञान दान दित्वा महाकौलिनाच्य कीर्तनने मयूविश्वासिनीमु स्नेहानाहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्तत्त्वभोगाभिष्टे वस्तुत्युपचित तरसा प्रेम राशि भवन्ति। हिंदी साहित्य में पंत, महादेवी वर्मा आदि ने विरह के महत्व को दर्शाया है। बच्चन के गीत विरह के करुण मधुर प्रसंगों से भरे हुए हैं, जो प्रतीक्षा की उत्सुकता, विरह की तड़पन, स्मृति की तीव्रता और हृदय का हाहाकार विरह समस्त कार्य व्यापार के साथ अभिव्यक्त है। श्यामा देवी की मृत्यु के बाद लेखक की वृत्तियां जीवन की नश्वरता पर प्रहार करने लगती हैं। विरह में व्यक्ति आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, प्रायश्चित द्वारा स्वयं के चरित्र में मौन परिष्कार करता है। चारित्रिक सुधार जितना प्रीति द्वारा संभव है उतना अन्य किसी माध्यम से नहीं है। विरहावस्था में सहज द्रवणशील मन में से स्वार्थ, प्रियता, अनुदारता आदि गुण का क्रमशः उपशमन होता है। फलता व्यक्ति नए बल से प्रेम की उज्ज्वलता का अनुभव कर प्रिय के साथ सहृदय सरस होने का दृढ़ संकल्प करता है। बच्चन के जीवन में विरह वेदना का विशेष स्थान है। बच्चन जीवन में अहम के शमन के लिए विरह को आवश्यक मानते हैं। अहम के टूटे बिना एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचना कठिन है। स्वयं बच्चन के अनुसार वेदन के बिना मनुष्य का अहम नहीं टूटता और अहम के टूटे बिना एक मनुष्य के हृदय से दूसरे मनुष्य के हृदय तक पहुंच नहीं होती, अर्थात सेतु नहीं बनता। हृदय के बीच भावनाओं के सेतु का निर्माण किए बगैर जो शब्दों का कारवां खा करते हैं, उनका कारवां कागजों के मरुस्थल में खो जाए या निरर्थक ध्वनि बनकर शून्य में विलीन हो जाता है। बच्चन साहित्य में जीवन संघर्ष कैसा रहा। सन 1929 के आर्थिक विस्फोट, 1930-32 के सविनय अयोग्य आंदोलन की असफलता तथा बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं ने जीने की समस्या बना डाला। असफलता, कुंठा और नियतिबद्धता की भावना ने संवेदनशील भारतीय चेतना को आलोड़ित विलोड़ित कर दिया। फलतः झूठी मादकता, अस्थायी जीवन मूल्यों के प्रति विद्रोह, अनास्थामूलक चेतना, मध्यम वर्ग की नई आकांक्षाओं के अनुरूप व्यक्ति स्वतंत्रता एवं मानवीय क्षमताओं के प्रति अदम्य विश्वास को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं होने लगी, जिसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ने लगा। सामाजिक और आर्थिक वैषम्य के क्रोध में बच्चन का विकास हुआ
उसी के काल में उसमें स्वाभाविक रूप से विद्रोह का फूटता हुआ विद्रोह का जो उत्साह है वह उत्साह फूटता हुआ दिखाई देता है। बच्चन के अधिकांश काव्य पट में उसकी आत्मकथा के ही बिखरे पन्ने मिलते हैं, जिसमें संभवतः घटनाएं तो अपने स्थूल यथार्थ के प्रच्छन्न हो गई हैं, किंतु तज्जनित संघर्ष, ऊहापोह, घात प्रतिघात तथा सुख दुख के संवेदना के मधुरिक्त रस का स्वाद पाठकों के हृदय को स्पर्श कर उनके सांसों में बहने लगता है और साथ ही कुछ समय के लिए अनुभूति का अंग बन जाता है। बच्चन निराश भरे रास्ते पर भी प्रतिक्षण आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। स्वयं बच्चन के शब्दों में ऋषियों की अमरवाणी अब भी गूंजती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, मृत्योमा अमृतोगमय। अधड़ और आधियों ने मुझे बहुत झंझोड़ा, बहुत तोड़ा था, पर मुझे झुका नहीं सकी थी। मेरे अंदर कहीं इस बात की ऐसी शलाका थी जो मुड़ नहीं सकती थी। इसी ने मुझे संभाला, सुस्थिर रखा, बचाया और जलाया। बच्चन ने संसार में विरोध करने का प्रथम शस्त्र उपहास व्यंग अपनाया, जो हंसकर उड़ाया जा सके। इसके विरोध में अंधड़ तूफान क्यों उठाया जाए। जो गुड़ पीन्हे ते मरे, माहुर देहु न ताहि। बच्चन ने दूसरा हथियार अपनाया, लेखनी और लफ्ज का। शुरू में इन आक्रमणों से बच्चन के मन को बड़ी चोट लगती थी, परंतु फिर भी वह जीवन पथ पर आगे ही बढ़ते गए। स्वतंत्र भारत के हाल तट पर इस चिरत रूढ़ लेखक ने अपनी वज्र लेखनी से जो स्वर्ण लेख दिया है वह काल बैसाखी के दुर्बिनीत झोंकों से धूमिल नहीं हो सकेगा। जीवन संघर्षों से जूझते हुए बच्चन इंग्लैंड गए, किंतु दुनिया के कुछ ओझे व्यक्तियों ने उनका वहां भी मानसिक कष्ट पहुंचाया। बच्चन के मित्र ने लंदन में बातचीत के सिलसिले में कुछ ऐसी बातों की ओर संकेत किया जो कानों जुबानों से होती बड़ी विकृत रूप से उन तक पहुंची थी। मेरा दोस्त कर रहा है आघात, मेरी पीठ पीछे मुझ पर प्रहार। कुंठा का वर्णन भी उन्होंने अपने आत्मकथा में किया है। आइए देखते हैं। बच्चन जी निंदा और स्तुति से बेखबर होकर आगे ही बढ़ते रहना चाहते थे। जब बच्चन पर किसी मुसलमान लड़की के प्रेम में पड़ने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि वह उस लड़की से इंग्लैंड में शादी करना चाहते हैं, इसलिए वह बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए सॉरी खांसी और उनका भारत लौटने का इरादा नहीं है। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने बच्चन पर वासना का आरोप लगाया। अच्छा, ये भी लगाए थे? हाँ, बनारसी दास चतुर्वेदी भी लगाए थे। प्रतिक्रिया स्वरूप बच्चन ने कवि की वासना छपवाई, जिसमें बच्चन ने कहा आरोप लगाया। प्रतिक्रिया स्वरूप बच्चन ने कवि की वासना छपवाई, जिसमें बच्चन ने कहा, वासना जब तीव्रतम थी बन गया संयमी में है रही मेरी क्षुधा ही सर्वदा आहार मेरा। इन पंक्तियों में फ्रायड का कुंठावाद बोल रहा था। बच्चन का हालावाद इन्हीं प्रणयमूलक भावनाओं का उद्गार मात्र था जो एक विप्लव के रूप में फूट पड़ा। मतलब ऐसा कोई आरोप लगाएगा तो कैसा लगेगा, आप ही सोचिए, आप खुद अपने पे आजमा के देखिए। बच्चन ने विस्तार पूर्वक अपनी वासना का वर्णन किया, जो किसी भी आदर्श कवि के लक्ष्य ही सिद्ध करता है। बच्चन को इसमें कल्पना का सहारा लेना ही पड़ता है। बच्चन संसार में जय पराजय की चिंता, रास्ते की थकावट, संसार की उपेक्षा और अपशकुन की परवाह किए बिना निरंतर आगे बढ़ते रहते थे। ऐसे मजबूत हृदय वाले बच्चन दुख से कभी मुँह नहीं मोड़ते, वह तो सुख दुख दोनों में ही आगे बढ़ते रहते थे। बच्चन साहित्य में मानवीय संवेदना, काल्पनिक देवताओं व स्वर्गिक जीवन की तुलना में मानव और मानव जीवन का आधुनिक गौरव स्थापन विचार जगत की एक विराट क्रांति का परिणाम है, जो बच्चन साहित्य में सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। वस्तुतः इस मानववाद का अभ्यास भारत देश अत्यंत प्राचीन काल में सफलतापूर्वक संपन्न कर चुका है। सर्वे भवन्ति सुखिनः तथा न भानुसात श्रेष्ठतर हिम की चित, यह अभ्यास के प्रकाश स्तंभ है, किंतु राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक कारणों से मानववाद की ज्योति कालांतर में मंद पड़ गई। पृथ्वी पर मानव सब कुछ है और वह वस्तुओं की अंतिम नाप है। पृथ्वी पर मानव से बढ़कर कोई नहीं है। मनुष्य स्वरूप और गुणों में जैसा है उसी रूप में रहकर वह अपना कल्याण करता है। संसार में मानव प्रेम विश्व प्रेम अथवा ईश्वर प्रेम का ही पर्याय कहा जा सकता है। इस युग में काल्पनिक ईश्वर की सेवा की अपेक्षा व्यक्त जीवित मानव की सेवा और उसका प्रेम ही सर्वोच्च स्थान रखता है। स्वयं बच्चन के अनुसार मानव की उपेक्षा कर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे पंक्तियां याद रखिएगा कि बच्चन का कथन है। बच्चन का दृष्टिकोण मानवतावादी ईसा और गांधी को वह मानवता के शिक्षक के मानते हैं। क्या? बच्चन का दृष्टिकोण मानवतावादी ईसा और गांधी को वह मानवता के शिक्षक मानते हैं। हाँ, अब सही है, ठीक है। जब तक वह मानवता से प्रभावित नहीं होगा तब तक उसका विकास भी नहीं होगा। अतः बच्चन जी का मानवतावादी दृष्टिकोण बहुत उदार है। वह लिखते हैं कि सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास में जड़ रूढ़ियों से अधिक महत्व मनुष्य को दिया जाना चाहिए।
संसार में मानवता के विकास के लिए, मनुष्य की प्रगति के लिए आधुनिक विज्ञान को मानवता की सेवा में तो लगाया है, पर बहुत स्थानों पर वह भी विज्ञान की सेवा में लग गया, उसका दास हो गया। या इस प्रकार से वह कह सकते हैं कि विज्ञान मानवता के ऊपर सवार होगा तो वह दैत्य होगा, और मानव विज्ञान पर सवार होगा तो वह देवता होगा। सही बात है। सोशल मीडिया पे आज के ज़माने में रह सकते हैं। सोशल मीडिया पे यदि हम लोगों का अधिकार है तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया का हम लोगों के पे अधिकार हो जाएगा तो यह दैत्य के समान होगा। अतः बच्चन जागरूक विचारक एवं प्रतिभावान कलाकार हैं। वह राजनीतिक वातावरण के प्रत्यक्ष सत्य से आंख नहीं मूंदते। केंद्रीय सरकार के बड़े बड़े दफ्तरों से लेकर पार्लियामेंट तक का अनुभव बच्चन को है। जीवन से संबंध कोई नीति रचनाकार की सीमा के बाहर नहीं है। राजनीति के मूल्य सीमित हैं और समय सापेक्ष हैं, जबकि रचना के मूल्य जीवन मूल्यों को पर्याय हैं। किसी समय में यदि राजनीति जीवन मूल्यों को नकार दे तो रचनाकार को निश्चय उसका विरोध करना चाहिए, उससे लड़ना अनिवार्य हो जाएगा। रचनाकार को हर हालत में जीवन मूल्यों का पोषण करना होता है। अब देखते हैं बच्चन जी के भाषा का मूल्यांकन। बच्चन जी की लोकप्रियता और सफलता का बहुत बड़ा श्रेय उनकी सहज सीधी भाषा की शैली को है, जो अनेक से अनेक जटिल संवेदनाओं को भी बिल्कुल सीधे और साफ अकृत्रिम भाषा के रूप में अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में समर्थ है। बच्चन जी की भाषा में एक साथ ही स्वाभाविकता, ऋतुजा, प्रभावता और मौलिकता विद्यमान है। बच्चन की भाषा गुप्त, पंत, निराला, महादेवी आदि अनेक लेखकों से भिन्न है। आप समझ भी सकते हैं। बच्चन की भाषा न तो रहस्यवादियों की संस्कृत बाहुल्य भाषा है और न ही प्रगतिवादियों की कठोर शुष्क पदावली युक्त नीरस भाषा ही है। बच्चन की भाषा सर्वग्राह है, गेय, सरस, सरल, शब्दावली प्रधान, कोमल है। सच तो यह है कि शुरू से ही बच्चन का अपना भाषा स्कूल था। बच्चन भाषा के सभी कृत्रिम नियमों, आदेशों और औपचारिकताओं की उपेक्षा करके अपने अंतःकरण को तृप्ति का मानदंड बनाकर चले हैं। बच्चन ने अनुभूति और प्रेरणा के अतिरिक्त अन्य सभी से आंखें फेर ली है और मन खींच लिया है, इसलिए भाषा का विशेषीकरण हुआ है। बच्चन ने स्वयं व्यक्त किया है कि रचना करते समय भाव विचारों की अभिव्यक्ति ही मेरा ध्येय होता है। शब्दों अभिव्यंजना के नए प्रयोगों के लिए कुछ लिखना मुझे अस्वाभाविक लगता है। यही कारण है कि बच्चन जीवन के कठोर से कठोर सत्यों और उलझे विचारों को तनिक भी जटिल और दोहरू हुए बिना बिल्कुल साफ सीधे ढंग से व्यक्त कर देना उनकी अपनी महत्वपूर्ण विशेषता और उपलब्धि है। बच्चन भाषा शिल्प के अत्यंत कुशल चितेरे हैं और संपन्न कलाकार हैं। प्रत्येक अवसर और विषय के अनुकूल समर्थ और सशक्त भाषा शैली का प्रयोग करना उनकी विशेषता है। कथा शिल्प के विषय में बच्चन ने अपनी भाषा में सजगता और स्मृति चिन्हों के दर्शन से स्मृतियों के सहसा जागृत होने के बाद उपमाओं की माला सहित इस प्रकार से प्रस्तुत की है। जीरो रोड से आते जाते अक्सर मेरी दृष्टि देवी मंदिर और शिवालय पर पड़ी है और उपयुक्त बिजली के खंभे पर भी, और वहाँ मैं थोड़ी देर को ठहर गया हूँ। मेरे बचपन से मेरे यौवन तक का सारा इतिहास मेरी आंखों के सामने से सर्प जैसा गुजर गया है, जैसे सड़क पर जाती हुई और कोई तेज़ मोटर, या जैसे किसी लंबी तस्वीर की पूरी रील 2-4 मिनटों में बड़ी तेज़ी के साथ पर्दे पर से गुजर जाती है। बच्चन ने यदा अवसर के अनुसार अलंकारों, प्रतीक, बिंबों, मिथकों, काव्य रूढ़ियों का प्रयोग आत्मकथा में किया है। वह निश्चय ही श्रेष्ठ भाषाविद है। शब्दों पर उनकी पकड़ प्रबल है। विशेषणों का प्रयोग कहीं अधिक है और न कहीं कम है, मतलब ठीक ठाक है, मीडियम में है, मतलब कि संतुलित रूप में है, न ज़्यादा है न कम है। अब देखते हैं सूक्तियों और मुहावरों का प्रयोग उनकी साहित्य में कैसा रहा है। बच्चन अपनी भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत के सूक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करते हैं। किसका आप पूछ सकता है क्वेश्चन, तो अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी तो रहेगा ही का प्रयोग करते हैं। पुरखों के परिवार में, जैसे उदाहरण देखिए, प्रयोग भी समान अधिकार से करते हैं। पुरखों के परिवार में राधा, उसकी पुत्री महारानी और दोहती बुद्धि विधवा जीवन यापित कर रही थी। भोलानाथ की पुत्री तुलसी के जन्म के बाद जो पारिवारिक ईर्ष्या ने जन्म लिया, उसका चित्रण बच्चन ने इस सूक्ति से किया है। तुलसी और बुद्धि को लेकर ईर्ष्या चलती, दादी और महारानी में मनमुटाव रहता, राधा कभी पेट की ओर झुकती, कभी पीठ की ओर। इस प्रकार बच्चन में साधारण उक्तियों को सूक्ति बना देने की शक्ति और बीच बीच में मुहावरों का छौका लगा देने की प्रवृत्ति अपने आप में मनोहारिस की सृष्टि है।
बच्चन की भाषा एक साथ सुललित लोक भाषा और संस्कृत निष्ठ परिनिष्ठित भाषा के संगम को प्रस्तुत करती है। कथा कहने के लिए बच्चन ने लोक प्रचलित सरल शैली और साहित्यिक व दार्शनिक विवेचन के स्थलों में प्रायः संस्कृत निष्ठ शैली का उदाहरण ग्रहण किया है। प्रणयानुभूति कैसी रही है? प्रणयानुभूति, प्रणय निवेदन आदि प्रसंगों में उनकी भाषा तार्किकता और संवेदनात्मकता के कोमल स्तरों को छूने वाली बन जाती है। करकल और चंपा प्रसंग में बच्चन की भाषा अतिरिक्त रूप से स्वच्छंद और सहजता के निकट पहुंच जाती है। एकाध स्थल पर तो उसे अवांछनीय भी कहा जा सकता है। उदाहरण जैसे कभी वह मुझे झुककर मेरा सिर छाती पर धर लेती है, छाती पर, और मेरे बालों में चलती उंगलियां धीरे धीरे निष्पन्द हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं किसी में डूब रहा हूँ। शायद ही कोई विश्वास करेगा। 6 महीने में न वह कुछ बोली और न मैं कुछ बोला। बच्चन ने हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू, फारसी और आंचलिक शब्दावली का भी प्रयोग मुक्त भाव से किया है। उर्दू शब्द भंडार की बात करते हैं। उर्दू तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बहुत सा बोलते हैं। हम लोग जो बोलते हैं उसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ज़्यादातर रहता है। बच्चन ने अपनी भाषा में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग न आग्रहपूर्वक ही किया है और न ही इन शब्दों को प्रधानता ही दी है। बच्चन का मानना था कि उर्दू को जानने से हिंदी को लाभ होगा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके बाबा भोलानाथ उर्दू, फारसी और अरबी पढ़े थे। रामचरितमानस का सुंदर कांड भी उनके हाथ का उर्दू में लिखा था। बच्चन ननिहाल में कुल परंपरा से प्राप्त उर्दू अक्षरों में लिखा रामचरितमानस प्राप्त कर आभार व्यक्त करते हैं। क्या लिखते हैं? मानस शोध के संबंध में यह पुस्तक बड़े महत्व की सिद्ध हो सकती है। कभी कभी मुझे खेद होता है कि मैं उर्दू नहीं जानता, नहीं तो मैं स्वयं प्रचलित मूल पाठ से इसकी तुलना करता। कुछ उदाहरण इस प्रकार से: हाजिरी, खूब, तारीख, लाजिमी, नज्जुमी, किताब, अरमान, हाला, बाकी, काबिल। क्या वह आप कितने काबिल हैं पूछा जाता है ना। मशहूर, सही गलत, तरीका, ये सब क्या है? तरीका क्या है? उर्दू फारसी। लद्दड़, अल, छिमिया, लस्टम, छिमिया मतलब कि मटर को भी छिम्मी कहा जाता है। लस्टम फस्टम, गिरिस्ती, मेहरारू मतलब वाइफ, शायद, गुरिया, हो रहा, बिनती, चिरौरी, बसनी, झपना, झौकरा, यह देशज शब्द है, झौकरा आदि शब्द का प्रयोग बच्चन ने अपनी भाषा को सरल और सुबोध बनाने के लिए किया है। तो ये उर्दू शब्द यहाँ पे देख सकते हैं। ये उर्दू शब्द के होते हुए भी हिंदी परिवार का अभिन्न अंग लगता है। हाँ, क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम क्यों लगता है अभिन्न अंग उर्दू? हम लोग जान ही नहीं पाते कि हिंदी है कि उर्दू, क्योंकि हम लोग इतना सहजता से प्रयोग करते आ रहे हैं। अंग्रेजी शब्द भंडार की बात की जाए तो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले लैंप, करेंट, रकीम, रिजेक्ट जैसे अंग्रेजी के शब्दों को भी बच्चन ने अपनी भाषा में सहजता से ग्रहण किया है। यदि भी बच्चन पत्र का सिरनामा भी अंग्रेजी में पसंद नहीं करते, किंतु बाद में अनुभव से जाना कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा की उपेक्षा करना श्रेयस्कर नहीं है। बच्चन जी के मतानुसार अंग्रेजी एक बहुत बड़े वर्ग की संपर्क भाषा है और आगे भी रहेगी। इसे अपदस्थ करना न संभव है न लाभकारी। इस सत्य से वह धीरे धीरे अवगत हुए। लोक कथाओं और लोकोक्तियों का प्रयोग। बच्चन ने कायस्थ वर्ण के उद्भव और गुण और अवगुण के अत्यंत आकर्षण और चमत्कारिक कथाएं लिखकर आत्मकथा में स्पष्ट किया। उन्होंने तर्क शिल्प का सहारा लेकर स्पष्ट किया। पुराण, इतिहास, लोक कथाओं और लोकोक्तियों में जिस रूप में चित्रित किया गया, मैं उन्हीं का वंशधर हूँ। उन्होंने अपनी जन्म कथा लिखते हुए हरिवंश पुराण मानस पाठ के 7-8 पृष्ठों में हरिवंश पुराण की विस्तृत व्याख्या कर डाली। बच्चन की भाषा में विविध शैलियों के दर्शन होते हैं। भविष्यवाणी, धार्मिक गुरुओं के आशीर्वादों के प्रसंग में, ऐतिहासिक तथ्यों के प्रसंग में, वर्णनात्मक शैली, सामाजिक परंपराओं की शैली में, विश्लेषणात्मक शैली, पुरखों के वर्णन में, कथात्मक शैली, सिद्धांत कथन में, समीक्षात्मक शैली के अत्यंत सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों पर पत्रों की रूपरेखाओं का वर्णन करने में विवरणात्मक शैली और कभी कभार मनोरंजक और विनोदपूर्ण शैली के अत्यंत सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। निसंकोच रूप में कहा जा सकता है कि बच्चन की भाषा शैली तक एक ऐसे स्वर्ण भूषण के समान है जिसमें विविध वड़ी, हीरे, मोती, मूंगे, नीलम आदि की सुंदर रीति से जड़े हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट में यह सारांश के रूप में है कि इसको निसंकोच रूप से सारांश रूप में कहा जा सकता है कि बच्चन की भाषा शैली एक ऐसे स्वर्ण भूषण के समान है जिसमें विविध वाड़ी, हीरे मोती, मूंगे, नीलम आदि सुंदर रीति से जड़े हुए हैं, यानी कि बैलेंस है सभी चीज़ों का। तो आपको कैसा लगा? यह एक भाग पहले है, आज यह दूसरा भाग है और यह समाप्त हो गया सारांश आपका। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को पूरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए, और लाइक भी शेयर भी कीजिए। बाकी एक चीज़ और कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जो यहाँ तक देखने का साहस रख सकता है वह विभिन्न परीक्षाओं, नेट, JRF और TGT, PGT
हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सफल होने की प्रबल संभावना रख सकता है। आजकल वीडियो शॉर्ट के चक्कर में सोशल मीडिया पर हम लोगों की जो सहजता है, जो हम लोगों का धैर्य है, वह कम हो गया है। तो लंबे वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं और लंबे वीडियो इसी को कहा जाता है। 30 मिनट हो गया तो लंबा हो गया, 25 मिनट लंबा हो गया। अब एक एक मिनट देख रहे हैं, 15-15 सेकंड देख रहे हैं, तो उसमें धैर्य कम होता जा रहा है। तो आप लंबे वीडियो यदि अच्छा लगा करें तो उसको भी देखने की कोशिश का आदत डालिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।